चाणक्य IAS एकेडमी के मंच से मैं आनंद प्रकाश आप सबों का अभिवादन करता हूं और सबों को जोहार करता हूं। कैसा नाही रवरेमान बेसनी चला बहुत अच्छा नागपुरी के समझा बुझा जाना है नी बहुत बेस लागी अपन नागपुरी के पढ़े सीखे बुझे है नी। और अब हमार दिवाली आवत है, दिवाली कर बाद नवा खानी आवी, उकर बाद हमरे जन्म परब मनाब है नी। तो इसने हमर नागपुरी कर अपन अनुभव है, अपन अनुभूतिया है नागपुरी भाषा कर। तो चला आज हमरे जे देखे जा ये तो किताब मन हइये है। और पिछला क्लास में 7 से 10th जेपीएससी के बारे में मैं बता रहा हूं। तो आज हमरे का पढ़ा, आज हमरे पढ़े के जाती देखा छठा जेपीएससी में जो क्वेश्चन बनाए रहे से के एखन हमरे सिलसिलेवार ढंग से देखा बुझब समझब बहुत ही अंकदायी विषय है नी। तो कटी बढ़िया से ध्यान लगाए के पढ़बा देखबा बुझबा है नी। चला छठा जेपीएससी में परीक्षा में जो क्वेश्चन आ चुका था, क्या क्या क्वेश्चन आया है इसको हम लोग बढ़िया से देखेंगे समझेंगे। और पिछले क्लास में 7 से 10 जेपीएससी तक का जो क्वेश्चन आया हुआ था उसको हम लोगों ने बढ़िया से देख लिया था, समझ लिया था। आज हम लोग देखेंगे छठा जेपीएससी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आया था। देखिए पहला क्वेश्चन हेठे, हेठे का मतलब क्या होता है नीचे। देवल का मतलब दिया हुआ। में से कोनो 5 ठो सवाल कर जवाब संक्षेप में देऊ। हेठे का मतलब नीचे, दिए हुए किसी 5 सवाल का जवाब संक्षेप में दीजिए। देऊ का मतलब होता है दीजिए, यही है देऊ। लेऊ का मतलब लीजिए, देऊ का मतलब दीजिए, यही है। आप देखिएगा सिर्फ देख रहे हैं ना, का खा गा घा अंगा चा, ये चा देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन हम लोग को बनाना कितना है 5 ठो का बस। देखिए हम पहला इसके बारे बता रहे हैं। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन कैसे बनाल जाएला, उदाहरण संगे लिखू। कहने का मतलब नागपुरी में एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, उदाहरण के साथ लिखिए। तो नागपुरी में देखिएगा बहुवचन कैसे बनाया जाता है। हम पहले एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहे हैं, जैसे कि छौवा। छौवा का मतलब बच्चा, नागपुरी में छौवा बोलते हैं बच्चा को। अब इसको हम बहुवचन बना रहे हैं। तो छौवा या तो छौवा मन या छौवा मने, छौवा मने, छौवा मन छौवा मने। अब एक और भी शब्द आता है, ये सब हम सब बता देंगे एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। एक सौब आता है, सौब शब्द भी। सौब का मतलब होता है सभी, जैसे सौब छौवा, सौब गरु, है ना, ये सब भी आता है। ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं दुई झान चार झान, जैसे कि दुई झान चार झान, है ना, ऐसे लिखा जाता है। दुई, दो को दुई, चार को चार, ऐसे लिखा जाता है। तो ये यही था नागपुरी में एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। 7 नंबर का है, देख रहे हैं हम लोग। टोटल 7 × 5 = 35, 7 × 5 35। एकदम इतना बढ़िया से लिखिएगा, आपको 5 क्वेश्चन किसी कीमत में कटने नहीं जा रहा है। चलिए अब खा में आते हैं।
नागपुरी कर कारक चिन्ह के उदाहरण संगे समझाऊ। नागपुरी का कारक चिन्ह को उदाहरण के साथ समझाइए। कर्ता ने कर्म को कर्म से अपादान के लिए संप्रदान से, है ना, संबंध का के की अधिकरण में पर, है ना, हो अरे, यही सब चीज है जो आपको नागपुरी में बढ़िया से और बारीकी से समझा दिया जाएगा। कहीं से किसी तरह की दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, एकदम सिलसिलेवार यही चीज है। और कारक से क्या समझते हैं, है ना, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ये सब सारा चीज को बता दिया जाएगा। अब देखिएगा गा, नागपुरी भाषा कर उद्भव कहां से हुई है लिखो। ज्यादा बहुत लिखना नहीं है, एक पैराग्राफ या एक पेज काफी है। नागपुरी भाषा का उद्भव कहां से हुआ है उसके बारे संक्षेप में लिख देना है। एक पैराग्राफ में भी आ जाएगा या एक पेज में लिख दीजिएगा, हम बता देंगे कैसा उसको लिखा जाता है। ये सब सारा चीज आपको बता दिया जाएगा और आपको समझिए कि पीडीएफ फाइल में मिल भी जाएगा। चलिए अब घा में आते हैं। नागपुरी भाषा कर मुंद मुंद विशेषता मनक उल्लेख करूं। नागपुरी भाषा कर मुंद का मतलब मुख्य विशेषता के बारे में बोला जा रहा है। मुख्य विशेषता इसमें या कुछ प्रमुख विशेषता, मुख्य या प्रमुख विशेषता के बारे में याद कीजिएगा, यही चीज है। नागपुरी भाषा का क्या क्या विशेषता होता है, इसकी अपनी एक व्याकरणिक विशेषता है ना। तो व्याकरणिक विशेषता में अगर चलिए थोड़ा सा हम समझा देते हैं, इसको हम बता भी देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन 20 नंबर के लिए भी आता है, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। चलिएगा, जैसे कि मान लीजिए नागपुरी में अगर व्याकरणिक विशेषता है ना, व्याकरण, ये देखिए ऐसा लिखिएगा व्याकरण, क्योंकि नागपुरी भाषा एक ग्रामीण आंचलिकता की भाषा है ना, तो उसको खाली ध्यान रखना है। गांव के लोगों की भाषा है, जो झारखंड के छोटा नागपुर प्रदेश के गांव की एक सौंधी महक है, एक भीनी भीनी खुशबू है और वहां के लोगों की एक अपनी संस्कृति है, अपना एक सामाजिक ताना बाना है। उसी को उकेरता हुआ नागपुरी भाषा और साहित्य उसकी विभिन्न पराकाष्ठा और विभिन्न संस्कृतियों को समावेश करते हुए नागपुरी भाषा साहित्य अपने आप की एक अलग ही वानगी प्रस्तुत करता है। तो चलिएगा, है ना, व्याकरणिक नागपुरी भाषा कर मुद विशेषता मनक उल्लेख करो। जैसे कि नागपुरी में अना का प्रयोग नहीं होता है, अना के जगह सिर्फ ना लिखा जाता है, सिर्फ दंसा का प्रयोग होता है ना। ये आपका तालब्य सा पेटकटा सा का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। और बता रहे हैं अंगा, इया, है ना, री, ये सब का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ री। अगर मान लीजिए हम लोग ऋषि लिख रहे हैं तो यह नागपुरी में हम लोग को रिखी लिखना पड़ेगा, यही है रिखी मुनि। तो ये सब चीज पढ़ते पढ़ते आप लोग तुरंत समझ में आ जाएगा। अंगा इया का प्रयोग सब नहीं होता है, क्योंकि गांव के लोग अंगा इया ये सब का प्रयोग नहीं करते हैं। बस यही सब चीज है। और सिर्फ कोई भी रा आ जाए, रेफ वाला रा, विसर्ग वाला, है ना, इस सब के लिए सिर्फ राग ही लिखा जाता है। देखिएगा अब अंगा में आते हैं। नागपुरी सर्वनाम चाहे काल कर बारे में बताऊं। याद रखिएगा, नागपुरी में या तो सर्वनाम के बारे आपको लिखना है या काल के बारे, दोनों में सिर्फ एक यहां स्पष्ट दिया हुआ है चाहे। चाहे को या भी बोलते हैं नागपुरी में, या को याद रखिएगा, चाहे को या बोला जाता है। और हिंदी में जो हम लोग या लिखते हैं ना, इत्यादि, या, यही चीज है। तो नागपुरी सर्वनाम चाहे काल कर बारे में बताओ। अब देखिए नागपुरी जनानी झुमेर। जनानी झुमेर, जनानी का मतलब होता है महिला,
अब हम लोग अगला देखते हैं चा। नागपुरी जनानी झुमैर और मर्दानी झुमैर में क्या फर्क है? नागपुरी जनानी झुमैर, जनानी का मतलब होता है महिला, और देखिए नागपुरी में और कैसे लिखा जाता है, बस और मर्दानी झुमैर, मर्दानी का मतलब हो गया आपका पुरुष, ठीक है ना। लेकिन नागपुरी में पुरुष मत लिखिएगा, कभी भी अगर पुरुष लिखना हो तो पुरुष लिखिएगा। ये सब हम जब आप लोग वन केवरा भाग पुस्तक पढ़ते जाइएगा तो ये सारा संशय आपको दूर हो जाएगा कि किस तरह लिखा जाता है, किस तरह बोला जाता है और किस तरह समझा जाता है। इसलिए किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। देखिए यहाँ पर फर्क को देख रहे हैं, कैसा फर्क लिखा गया है। तो ये नागपुरी की अपनी विशेषता है जो आपको इसकी वानगी को और इसकी रूपरेखा को एक अलग ही रूप देती है। नागपुरी जनानी झुमैर और मर्दानी झुमैर में क्या फर्क है? तो ये एक्चुअल राग रागनी से आया है। नागपुरी जो लोकगीतों की एक राग रागनी होती है, डमकच, पावस, उदासी, खेमटा, झुमटा, उसी तरह का एक झूमर आता है। तो झुमैर का हालांकि 3 भेद है, जनानी झुमैर, मर्दानी झुमैर और एक बांग्ला झुमैर। तो इसको हम बढ़िया से आप लोग को लिखा देंगे, समझा देंगे और गीत की कड़ी को भी लिखा देंगे 2 लाइन, ताकि आप लोग को एक्सप्लेन करने में किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। चलिए अब आता है दूसरा नंबर पे। हम पहले बता चुके थे आप 7 जेपीएससी का सिलेबस में कि ये 150 मार्क्स का है ना। आप इसमें सिर्फ 5 बना सकते हैं। टोटल आप लोग को 6 क्वेश्चन बनाना है। एक तो ये हो गया, इसमें आप 2 बना सकते हैं, या तो अगर आप तीनों जान रहे हैं तो तीनों बना सकते हैं, और फिर लास्ट में सिर्फ 1 बना लीजिएगा। और ये जो खंड खा में जो ये वाला पोर्शन जो दिया हुआ है, इसको तो बनाना जरूरी है। जो आपको 7 से लेकर 10 जेपीएससी में जो क्वेश्चन का प्रारूप था वो तो आपको बता चुके हैं। तो देखिए ये था छठा में जो जेपीएससी का जो एग्जाम लिया था उसका क्वेश्चन क्या क्या है, उसके अनुसार ये बातें हो रही हैं। तो देखिए, नागपुरी भाषा कर विकास उपरे सिलसिलेवार लेख लिखू। नागपुरी भाषा का विकास कैसे हुआ, ये भी उद्भव और विकास के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें देखिएगा, कभी कभी स्टूडेंट को थोड़ा सा दिग्भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन वही रहता है, लेकिन उसका विस्तार ऐसे शब्दों के खेल में ऐसे विस्तार कर दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो उलझ जाते हैं और भूल जाते हैं कि उसको कैसा लिखना है। लेकिन जो क्वेश्चन जो दिया जाता है ये नागपुरी उद्भव और विकास के बारे में ही है, लेकिन उसमें क्या बोल दिया गया है, नागपुरी भाषा कर विकास उपरे सिलसिलेवार लेख लिखू। वही है उद्भव, नागपुरी का उद्भव और विकास के बारे में। अब तीसरा आता है देवनागरी लिपि। देखिए देवनागरी लिपि, ये लिपि है। देवनागरी लिपि कर उद्भव और विकास कैसे होला बताओ। हम लोग देखते हैं देवनागरी लिपि को, हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। उसी तरह हमारा जो नागपुरी है ये भी देवनागरी लिपि में लिखा जा रहा है। इसकी कोई अलग लिपि है नहीं। जैसे कि मान लीजिए मुंडारी के लिए आपका मुंडारी हुआ, आपका संथाली के लिए ओलचिकी लिपि है, उसी तरह मुंडारी के लिए आपका हो सबके लिए तोलोंगसिकी है ना। तो हालांकि हमारे नागपुरी के लिए देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया गया है। संथाली को ओलचिकी लिपि में लिखा जाता है। तो ये सब चीज बातें हैं, उसको ध्यान देने वाली बातें हैं, और इस पर हम यही बोलेंगे कि यहाँ देवनागरी लिपि का जो उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में लिखना है। देवनागरी लिपि कर उद्भव और विकास कैसे होलक बताओ, मतलब देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास कैसे हुआ इसके बारे बताना है। अब चौथा दे आते हैं, उपसर्ग काहे के। उपसर्ग किसको बोलते हैं?
काहे के, है ना। उपसर्ग किसे कहते हैं? काहे के। नागपुरी में उपसर्ग और प्रत्यय में का फर्क है, समझाए के लिखो। उपसर्ग शब्द के वैसे शुरुआती अंश को उपसर्ग बोला जाता है ना। और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंतिम शब्द के अंश को प्रत्यय बोला जाता है। तो ये सब चीज को बहुत बढ़िया से बता दिया जाएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग और प्रत्यय में क्या फर्क है। इसको एकदम बारीकी से पूरे नोट्स के साथ और समझाते हुए आप लोग को समझा दिया जाएगा। ये व्याकरण का पहलू है, ये व्याकरणिक पहलू है। जब हम व्याकरण पढ़ाएंगे तब उपसर्ग और प्रत्यय के बारे डिटेल से बतलाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया खंड खा। तो देखा अब पांचवा में आहे हेठे देल में से कोनो 5 ठो सवाल कर जवाब लिखू। नीचे हेठे देल मतलब नीचे दिए हुए किसी 5 ठो सवाल का जवाब लिखिए। चलिए अब देखिए इसमें 5 ठो मतलब इसमें 6 है लेकिन हम लोग को 5 बनाना है। पहला, नागपुरी कवि हनुमान सिंह कर कोनो रचना की लिखू। कहने का मतलब हनुमान सिंह एक कविता, एक गीत कविता इनका है। कोई गीत और कविता को लिख देना है और उसका थोड़ा सा व्याख्या कर देना है, क्योंकि ये 7 नंबर का है तो आपको इसमें बहुत विस्तृत लिखने की दरकार नहीं है। ये हम बता देंगे कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाता है। चा हेठे देल गद्यांश कर संक्षेपण करो। गद्यांश, गद्यकांश, पद्यांश, पदकांश। तो देखिएगा ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको ये 3 से इसको डिवाइड कर देना है। मान लीजिए हम लोग काउंट किए 1 2 3 4 5 6, अगर सपोज ये 50 हो गया तो 3 से हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 1 जा 3, ये 2 लेफ्ट हुआ 0, हाँ 3 6 जा 18 2। तो हम लोगों को देखिएगा संक्षेपण एक बढ़िया सा और एक इस सब्जेक्ट के अनुसार एक उत्तम शीर्षक लिखा जाता है ना। तो शीर्षक एकदम नागपुरी में लिख दीजिएगा, हम बता देंगे इसको कैसे लिखा जाता है। नागपुरी शीर्षक को बैठा दीजिएगा। उसके बाद ये देखिए 16, तो 16 शब्द को ही आपको नागपुरी भाषा में और इसका जो निचोड़ दिया हुआ है, इसका जो भाव दिया है, किसके बारे लिखा गया है, उसको लिख देना है। ये हम सब बता देंगे आपको बढ़िया से जब क्लास सुचारू रूप से चलने लगेगा। तो जिसमें यहां दिया हुआ है कि हेठे देल गद्यांश कर संक्षेपण करूं, तो यहां देखिए गद्यांश में क्या है, जेकर भाषा कर आपन साहित्य है उकरे में आपन इतिहास लुकल है। कहने का मतलब जिस भाषा का अपना साहित्य होता है जिस भाषा का अपना साहित्य होता है उसका अपना इतिहास उसके अंदर छुपा हुआ रहता है। और साहित्य इतिहास में काल विभाजन करल जाएगा और साहित्य का जो इतिहास है उसका काल विभाजन किया जाता है। सही मायने में इतिहास लिखे बटे केकरो ध्यान नी जाएला। सही मायने में इतिहास लिखने की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। ये एकदम सिंपल है, एकदम नागपुरी भाषा बहुत ही सहज है, सुगम है और बहुत ही सरलता से परिपूर्ण है। इसलिए आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। अगर आप अपने घर में, गांव में भोजपुरी, मगही, मैथिली कुछ भी बोलते हैं, लेकिन नागपुरी बस उसी से ही थोड़ा सा इतर है, उसी से ही समझिए कि समावेशित है, बस थोड़ा सा इसका प्रारूप अंतर है। और नागपुरी जैसा बोला जाता है वैसे लिखा जाता है, क्योंकि नागपुरी भाषा भी एक फोनेटिक है। फोनेटिक का मतलब हुआ जैसे बोला जाता है वैसे लिखा जाता है। और नागपुरी भाषा लिखने की लिपि क्या है, तो वो देवनागरी लिपि है, बस देख रहे हैं। तो बस ऐसे ही करते हुए प्रामाणिक इतिहास लिखे असंभव नहीं है ना। तो यही सब चीज है। तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड करके जितना इसका आता है भागफल में उतना ही एक बढ़िया नागपुरी में शीर्षक बैठा दिया जाता है। और 16 से लेकर मान लीजिए यहाँ 16 है तो थोड़ा बहुत 2 4
अगर शब्द बढ़ा भी सकते हैं उसके लिए कोई हर्ज की बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको करा दिया जाएगा, बस खाली अभी सिर्फ समझने के लिए। अब देखिए छा है, छा है, झारखंड कर पारंपरिक कला मिट्टी कला कर बारे में बताओ, है ना। झारखंड का जो पारंपरिक कला है मिट्टी का नक्काशी का, उसके बारे बताना है विस्तृत तौर पे, क्योंकि झारखंड मिट्टी कला को प्रोत्साहित कर रहा है। मिट्टी से जो भी कला का मतलब उकेरा जाता है, मिट्टी से जितने भी तरह के जो भी चीज बनाए जाते हैं तो उसके बारे लिखना है नागपुरी में। ये सब आपको लिखा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो देख रहे हैं इसमें जो था उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन का ही हल करना है। चलिए अब देखिए 7 में, देखिए 7 में क्या आ रहा है। हेठे देल गद्यांश के नागपुरी में अनुवाद करूं। देख रहे हैं ना, नीचे दिए हुए गद्यांश को नागपुरी में अनुवाद करना है। गद्यांश गद्य का अंश, जैसे कि जिसने भी धरती में जन्म लिया है उसे एक दिन मृत्यु अपने आगोश में समेट लेगी। जिसने भी धरती में जन्म लिया है उसे एक दिन मृत्यु अपने आगोश में समेट लेगी। जे भी धरती में जन्म लई है ओके एक दिन मृत्यु अपन आगोश में समेट ले, अपन आगोश में या अपन गोद में समेट ले। मृत्यु को नागपुरी में ऐसा लिख दीजिएगा, मृत्यु। ये सब हम बताएंगे, अपने को आपन लिख लीजिएगा। ये सब आप कहानी नाटक सब पढ़ते जाइएगा तो आपको नागपुरी शब्दों के बारे में बहुत सारा ज्ञान होते जाएगा और इसमें आप लोगों को दिक्कत की बात नहीं होगी। ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर द्वारा देवल प्रदत्त, ये सब सारा चीज आप लोग को समझ में आ जाएगा, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। देखिए अब 8 में आते हैं। देख रहे हैं ना, 8 में आते हैं अब। एट में आते हैं। देखिए हेठे देवल, नीचे दिए हुए अनुच्छेद को पढ़ें और 5 में से कोनवे 3 किसी 3 ठो सवाल कर जवाब लिखो, है ना। नीचे दिए हुए अनुच्छेद को पढ़ें और 5 में से किन्हीं 3 सवाल का जवाब दीजिए। देखिए ये अनुच्छेद है, इसको पढ़ लेना है बढ़िया से, बहुत बारीकी से। इसमें क्या क्या लिखा गया है, समझा गया है, क्या बोला गया है और इसका भाव पक्ष क्या है ना। तो ये सब, जैसे कि मान लीजिए सातों नदी पार, ये उपन्यास का नाम है सातों नदी पार। कर कथा वस्तु घुमरेला, रामपुर गांव है और हुआ कर रहेक वाला गंजू साहेब। कर नागपुरी संस्कृति में सनाल लेपटाल परिवार कर चाइरो बट, है ना, अजय गंजू साहब कर बेटा ठकें। और तो ये सब पूरा चीज को पढ़ लेना है, समझ लेना है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और बस 3 ठो सवाल का आपको इसमें जवाब देना है। ऐसा ही हम बहुत सारा पैराग्राफ आपको समझाएंगे, लिखाएंगे, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, ये तो पूरा पैराग्राफ हो गया। अब जब पढ़ लीजिएगा, अब इसमें सिर्फ 3 सवाल का ही जवाब देना है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये सब आराम से इसको कर लीजिएगा, इसमें तनिक भी कोई परेशानी नहीं है। 20 नंबर का क्वेश्चन बस इसी के अंतर्गत लिखना है, इसी में इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहां पर जैसे देख लीजिए, ऊपरे कर गद्यांश में कौन कौन पात्र मनक उल्लेख है। तो यहां जितना पढ़ लिए हैं
वो पात्र सबको लिख लीजिएगा। उसी तरह जानकी कैसन छोड़ी रही, जानकी के बारे आपको पता चल जाएगा कि जानकी कैसी थी, क्या थी, उसको लिख देना है। फिर आप अजय काले विदेश चल गए, अजय काहे विदेश चला गया, तो पूरा इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। झारखंड गांव जहां भैयादी सहियारो और मदेती परंपरा है, जे अब और धर्म कर भेदभाव नहीं जाने, जहां सब आदमी दीदी काका काकी बड़ा बड़ी कर अटूट नाता है। तो ये सब चीज को समझना होगा, जानना होगा। और जब आप नागपुरी पढ़ते जाइएगा तो भावों को भी और भावों के अर्थ को भी आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। और सोच रहे हैं बस 3 क्वेश्चन, आप 20 नंबर आपको, मतलब 20 में नहीं भी तो आपको इतना मान के चलिए 18 नंबर इसमें आराम से मिल जाएगा। तो यही सब चीज है और इसको समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो आप देखिए घा सातों नदी पार उपन्यास में झारखंड कर कई मन गांव कर चित्रण मिलेला। कितना गांव का चित्रण मिलता है, कैसे गांवों का चित्रण मिलता है, तो यही सब चीज है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर अगर बढ़िया से पढ़ेंगे, जैसे कि सपोज कीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए ये सब खाली समझना है। ये हिंदी की तरह अगर नागपुरी नहीं थोड़ा सा अगर फंस रहे हैं तो उसको हिंदी की तरह भी समझ सकते हैं, किसी तरह की परेशानी नहीं है। जैसे सातों नदी पार उपन्यास कर कथा वस्तु घुमरेला रामपुर गांव, एकदम आग बैठा दीजिए, गांव किसके बारे बोल रहा है, रामपुर गांव। और हुआ कर रहेक वाला गंजू साहेब, है ना, गंजू साहेब, गंजू साहब एक पात्र है। नागपुरी संस्कृति में सना लेप्टाल परिवार कर चाइरो बट अजय गंजू साहेब कर बेटा है है ना, अजय गंजू साहब का ये है ना बेटा है और उसकी बेटी की है जानकी है। कहे के लिए तो गंजू साहेब घरे उनकर कारिंदा रहे, मुदा घर कर हर जिम्मेवारी उकरे रहे। कारिंदा मतलब उनके सेवक थे। गंजू और गंजुआई कर श्वास ने शंभू और उकर बेटा अमर ऊपरे रहे, उसके ऊपर था। अजय झारखंड का राजनीति में सक्रिय रहे, माटी का रक्षा ले उकर जान न्यौछावर रहे, मुदा आगे कर पढ़ाई ले उके नासा, है ना, वही नासा जैसन प्रतिष्ठित संस्थान में जाए मौका लागलक, तो अपन इच्छा के रोके के नहीं पारलक। अमर शहर में पढ़त रहे, तो सब देख रहे हैं ना, पात्र सब है। अमर शहर में पढ़ता था, इसको भी हिंदी की तरह आपको समझा देंगे, किसी की तरह कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये था छठा जेपीएससी में दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसका प्रारूप। तो टोटल हम आपको पिछले क्लास में हम बता चुके थे कैसा क्वेश्चन आता है 150 नंबर का, वो सबको आपको खाली ध्यान में रखना है। देख रहे हैं ना, यही है आपका, हर समय ध्यान दीजिएगा। देख रहे हैं, ये 150 नंबर का है निर्देश। कुल 6 सवाल कर जवाब देना है और प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 अनिवार्य है। और हर एक खंड से 1 और 5 अनिवार्य सवाल कर अलावे कम से कम 1 सवाल कर जवाब एक खंड से देवे जरूरी है। जैसे कि ये 5 तो आप बना लिए इसमें, अब देखते जाइए इसमें चीजों को क्या बोल रहे हैं। ये तो आपको 5 बनाना ही है, खंड 1 अनिवार्य है। इसमें अगर मान लीजिए तीनों आप जान रहे हैं बढ़िया से तो 3 बना लीजिए, या तो फिर अगर आप एक ही जान रहे हैं इस खंड से तो आप इसमें एक ही बना लीजिए, एक ही क्वेश्चन बना लीजिए, ये दोनों को छोड़ दीजिए, फिर दूसरे खंड की ओर आइए। हाँ, ये तो एकदम जरूरी है बनाना, एकदम स्पष्ट है, इसको बनाना एकदम जरूरी है। हेठे देवल सवाल मन में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देख रहे हैं ना, इसमें इसको तो एकदम बनाना मस्ट है। इसमें 5 क्वेश्चन आपको बनाना ही है। उसके बाद देखिए, अब जैसे कि हम लोग वहां पर सिर्फ 1 क्वेश्चन बनाए थे, तो आपको कम से कम यहाँ 3 क्वेश्चन बनाना होगा। अगर पहले वाले खंड में अगर आप
दो बनाए हैं तो इस वाले खंड में आपको दो क्वेश्चन बनाना होगा, आपको दो क्वेश्चन बनाना होगा, बस दो दो चार। और वो जो जरूरी था खंड, दो खंड जो बहुत ही जरूरी था, वो तो एकदम जरूरी है ही है, तो वो हो गया दो। और सपोज कीजिए ये दो और इसके ऊपर जो खंड था उससे दो बना लिए, तो टोटल 6 क्वेश्चन का आप लोगों ने हल कर लिया। तो ये किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब तो समझ गए होंगे क्वेश्चन का प्रारूप कैसे आता है ना। तो इन सब बातों को देखना जरूरी है, क्योंकि एक रणनीति, एक ठोस रणनीति से पढ़ाई करना है ना, और अच्छे अंक लाना, ये भी एक कला होती है। तो इस कला को समझना है, पढ़ना है। और ये बहुत ही नागपुरी भाषा साहित्य एक बहुत ही अंकदायी सब्जेक्ट है। आप लोगों को इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है, और इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नागपुरी भाषा साहित्य एकदम इजी है, बहुत ही इजी है, और एकदम आप इतना इसमें एकदम घुल मिल जाइएगा कि आपको एकदम किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए तब आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं। आज के क्लास के लिए जो मूलभूत बातें बतलाई गई हैं उसको ध्यान में दीजिए, रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। सबों को पुनः जोहार।